हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाँ, सुबह से ये बात 3 बार आप सभी लोग सुन चुके हो, हिस्ट्री की क्लास में, जियोग्राफी की क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास में, पर कोई बात नहीं, बस ये लास्ट है। ठीक है। और थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना सीखो भाई। आज ही से मेरी बात बुरी लगने लगी रही है तो आगे चल के पेपर में जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बहुत कुछ अभी कंप्रोमाइज़ करना है। तो कंप्रोमाइज़ करना सीखो। ये भी एक सरकारी नौकरी लेने का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप सभी लोग कंप्रोमाइज़ करना नहीं जानते हो तो बहुत मुश्किल होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये सब ज्ञान की बातें छोड़िए, हम सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं। पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान शुरू करने से पहले एक ओवरफ्लो देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले ये संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये क्या क्या भला है क्या नहीं, पूरा बताता है। ठीक है। भारतीय संविधान, ये देख सकते हो, चौथा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, 1774, यहाँ से हमको पढ़ना है 1947 तक। ठीक। यहाँ देखिए, 1774 से अंग्रेज़ों ने आकर के हम लोगों पे आक्रमण नहीं किया, पर कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे पूरा भारत कब्जा इन्होंने कर लिया धीरे धीरे करके। फिर 1947 में हम आप लोगों को भी सबको मालूम होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। फिर आज़ाद होने के बाद कुछ नियम कानून कायदे बनाने पड़े ताकि लोग आपस में लड़ाई ना करें, आपस में मतभेद ना हो उनके बीच, और जो चोर चकारी ये सब करें उनको पर्याप्त सज़ा मिले। मतलब इसी के लिए एक भारतीय संविधान, मतलब रूल्स का एक वो बना बाउंड, ताकि फिर से कोई अंग्रेज आ करके यहाँ कब्जा उब्जा ना कर ले। इसीलिए इस संविधान का बनना, कॉन्स्टिट्यूशन का बनना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसीलिए ये बना है। ठीक है। ये एक ओवरफ्लो है कि आप सभी लोगों को पहले 1774 से लेकर के 1947 तक की कहानी सुननी है, और कहानी सुनने के बाद आप सभी लोगों को जो रूल्स बनाए गए उनको पढ़ना है। रूल्स कैसे क्या बने हैं वो मैं पढ़ाऊँगा आपको सभी लोगों को। पहले आप सभी लोग इतना पढ़ लीजिए, 1774 से 1943 तक के बीच की कहानी की क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या हुआ। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चौथा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। तो ये 3 सब्जेक्ट हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, ये चौथा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पहले ये पढ़ेंगे। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। देखिए, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई क्या थी, 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध क्या था, ये आप सभी लोगों को इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लेना है कि प्लासी की एक लड़ाई हुई थी और बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए थे, और बंगाल जो पश्चिम बंगाल है उस पर ब्रिटिश इंडिया के कंपनी ने शासन कर लिया था। ठीक है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ठीक है। जैसे अगर किसी को किसी इंसान पर या किसी पर शासन करना है तो वो अलग अलग तरह के रूल बनाएगा, क्योंकि उसको मालूम है एक तरीके का रूल बना दिया, जैसे मैंने कल के दिन कि हाँ तुमको सुबह उठ के खाना बनाना है, तो वो 2 दिन बनाएगा, 3 दिन, चौथे दिन विरोध करेगा। इसीलिए वो ऐसा करता था कि मतलब हर एक्ट में कुछ ना कुछ संशोधन कर देता था ताकि उसके मन में भ्रम बैठ जाए। ठीक है। और वो चुपचाप काम करता रहे, इसीलिए इन्होंने तरह तरह का रेगुलेटिंग एक्ट, और इंडिया वालों ने भी थोड़ा विरोध किया था, इसी वजह से इनको और ज़्यादा मतलब चेंजिंग करनी पड़ती थी बार बार। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सबसे पहला एक्ट, जब इन्होंने शिकंजा कस लिया था तब ये सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लगा है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। देख रहे हो, ये ब्रिटिश इंडिया भारत में पहला अपना नियमित और नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रख रहे हैं इसके द्वारा ही, ये 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट है, ये सब रटना है आप सभी लोगों को। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को, देख रहे हो, कंपनी में भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हो रहे हैं।
चलिए विशेषताएं इसकी पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है। और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये नाम दोस्तों आप सभी लोगों को याद कर लेना है। इस एक्ट के तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, पहले पहले जो थे गवर्नर, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा गया इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। देखिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसके गवर्नर जनरल उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। जो गवर्नर जनरल था उसी के परिषद के 4 सदस्य थे टोटल, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, वो अपनी सत्ता चलाते थे। सिंपल भाषा में ऐसे समझो, जो 4 सदस्य थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो चल रहा है उसी में 1774 में इन्होंने क्या कर दिया है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, एक सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश इन्होंने बना दिया और उसके जो अगल बगल बैठने वाले वो 3 बना दिए। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे और बाकी के 3 चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके तहत क्या हो रहा था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत क्या हो रहा था, कर्मचारियों को निजी व्यापार करने मतलब अपना धंधा नहीं खोल सकते हो और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, मतलब बंद कर दिया इन्होंने बिल्कुल। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा कठोर कर दिया था इन्होंने। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। देख रहे हो अब ये धीरे धीरे अपना दबदबा फैलाने लगे हैं। जैसे गाँव में होता है ना, प्रधान का दबदबा धीरे धीरे फैलाता है, वैसे ये देखिए धीरे धीरे ये भी फैलाने लगे हैं। अब 1773 के बाद इन्होंने इनके मूड में देखिए क्या आया कि इन्होंने 1781 मतलब कुछ उसी में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया, थोड़ा चेंजिंग किया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको 1781 वाले रेगुलेटिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया है। मतलब जो उसमें कमी रह गई थी अब इसमें करेंगे, मतलब पूरा भारतीयों की खून निकालने की फिराक में है ये सब। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी, देख रहे हो 3 ठो और कब्जा मार दिया ये, नहीं 2 ठो और कब्जा मार दिया। बंगाल तो था ही, इन्होंने पहले ही कब्जा कर मार दिया था। नहीं, बंगाल में पूरा कब्जा नहीं किया था इन्होंने, सिर्फ अपनी कंपनी स्थापित की थी रेगुलेटिंग एक्ट के और कंपनी में ही अपना दबदबा फैला रहे थे। लेकिन अब इन्होंने तो पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब पूरा राज्य ही कब्जा लिया है भाई। अब ये देखिए इनका मन नहीं भरा तो 3 साल बाद फिर एक एक्ट ले आए, उसका नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला, क्या किया इन्होंने, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अब इनका मतलब एक संभाल नहीं पा रहा था तो अब 2-2 भाई कर दिए इन्होंने कि 2-2 चलो 2-2 लोग संभाल लो और इंडिया भारतीयों का खून पियो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक। देखिए ऊपर क्या था, वहाँ पर सिर्फ अंदर मतलब कंपनियों का काम हो रहा था तो व्यापारिक मामले ही होंगे, पर अब इन्होंने क्या किया है, पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना राज्य स्थापित कर दिया, तो उसमें राजनीतिक मामले तो होंगे ही, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया। फिर इनका मन नहीं भरा, 9 साल बाद फिर ये आ गए
इन्होंने क्या किया, फिर 1793 का चार्टर अधिनियम चालू किया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड से सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। देख रहे हो, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दे रहे हैं, भारतीय राजस्व में से। अपने पास से ये साले नहीं दे रहे हैं, ये भारतीय राजस्व में से, जो भारत का पैसा है उसी को दे रहे हैं, उसी में से। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। देख रहे हो, अब देखो, भारत का बिल्कुल पत्ता साफ करने की फिराक में आ गए हैं। इन्होंने व्यापार करने का एकाधिकार ही छीन लिया है, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। देखो, ये ब्रिटिश के लिए तो खोला जाएगा ही भाई, उनको तो व्यापार करना ही है। फिर ये ले के आते थे अपने सामान, यहाँ भारत में बेचते थे, और यहाँ भारत का सामान बंद कर दिया था, इन्होंने छीन लिया था कि तुम सबको बेचना ही नहीं है, मरो ऐसे ही भूखे नंगे। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। देखो, 1813 से पहले जो पादरी थे वो आ नहीं रहे थे। अब 1813 के बाद भाई धर्म परिवर्तन के लिए घुस पड़े ईसाई, और ये किसने किया, ब्रिटिश शासन ने चालू किया कि जाओ भाई पादरी वालों, ईसाई धर्म अपना फैलाओ जाके भारत में, बहुत हो गया नौटंकी इन सबका, हिंदू हिंदू, चलो फैलाओ अपना भी धर्म। फिर इन्होंने ईसाई धर्म का फैलाया यहाँ पर आकर के। फिर 1833 इनका मन तो मानता नहीं है भाई, थोड़े थोड़े समय बाद इनको 10-15 साल बाद, 2-4 साल बाद ऐसे कर करके इनको कुछ ना कुछ याद आता रहता है कि भाई हाँ, इस तरीके से इनका खून पियो। तो इन्होंने खून पीने के लिए फिर 1833 में एक चार्टर अधिनियम लाया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता सुनिए सबसे पहले आप सभी लोग। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। लो भैया, व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म करो, कहानी सब बंटाधार करो, हटाओ इनका। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों के विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। मुंबई तथा मद्रास की जो परिषद की विधि निर्माण थी, उनको शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अभी यहाँ पर चौथे सदस्य को भी शामिल कर लिया गया है जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में। ये चौथा जो है विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब छठा पॉइंट पढ़ते हैं, विशेषता इसकी क्या है। इसमें भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया है, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, पूरे तरीके से खात्मा कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अब इन्होंने भाई 1843 से इन्होंने क्या किया, पूरे ही देश में फैला दिया। अब कि चलो अब बस बहुत हो गया, 2-3 राज्य से मन नहीं भर रहा है, अब पूरे भारतीय जितने हैं, पूरा भारत ही चूसते हैं इनका, पूरे भारतीयों का खून चूसते हैं एक एक कोने से। अब इन्होंने पूर्ण क्या किया है, संपूर्ण के लिए बजट बना दिया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। फिर इन्होंने भाई इनका मन नहीं माना, फिर ये 1853 में एक चार्टर अधिनियम उठा लाया है। इनकी तो बिल्कुल भाई तसल्ली ही नहीं है, लूटने के लिए तरह तरह के अधिनियम लाए। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी है। अब ये पेपर लेकर के भाई कंपनी में घुसाएंगे, ठीक है।
इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। फिर ये इनका मन नहीं भरा। अब ये पेपर कराने के बाद अब देखो 1858 में क्या भारत शासन अधिनियम क्या करते हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। अब देख रहे हो, अब पूरा ही भारत का शासन दे दिया, ब्रिटिश की रानी को पकड़ा दिया है, भैया लो। और जिस तरीके लूट पाओ उस तरीके से लूटो, पूरा भारत को मारो, कंगाल कर दो एकदम। इसीलिए दे दिया पूरा, जाओ पूरा राज करो। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 राज्यों की, ये इतना पढ़ रहे हो जो ये खाली पेपर में आएगा इसलिए, वरना कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी है। अब ये इससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई होंगी, उनमें रानी लक्ष्मीबाई बाई का युद्ध सब घटा होगा, सब वो भी सब तो है उसी में, पर वो सब दिया नहीं है। जो पेपर में आएगा वो पढ़ो। हाँ, और वो भी वही पढ़ना ज़रूरी भी है जो पेपर में आए। क्या फ़ायदा है तुम्हें फिलोसफर बन के, तुम्हें कहीं ज्ञान व्यान तो देना नहीं है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, ना तुम्हारे घर वाले सुनेंगे। ये बात मैं खुद पे भी अप्लाई करके देख चुका हूँ। मेरे ज्ञान कोई नहीं लेता है, बोलते हैं छोटे हो, छोटे की तरह रहो। तो आप सभी लोगों को भी ऐसी तानाएं और ऐसी बातें ना सुनने को मिले, इसीलिए चुपचाप पढ़ाई करो और सफलतापूर्वक एक सरकारी नौकरी लो और सबको ज्ञान दो। जो जो बोलते हैं ना कि ज्ञान अपने पास रखो, सबको ज्ञान देना, वो सब आपसे ज्ञान लेने आएंगे और आप सभी लोगों को उनको ज्ञान देना है। कौन सा ज्ञान देना है? गलत ज्ञान देना है उनको। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा शामिल किए गए। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिश संसद अब संभाल रही है भारतीय मामलों को। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट के पद थे उनको सबको खारिज कर दिया गया, भगा उनको सालों को सबको। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब ये देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि ये दोनों अभी भारत में राज कर रहे थे, ठीक है, राज्यों पर। अब लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश की रानी है, महारानी है, वो कर रही हैं राज। तो फिर इनका मतलब ये समझो ना कि मतलब जैसे कोई दूसरा देश किसी देश पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, वहाँ के लोगों को पहले दे रखा है छोटे छोटे, हाँ जाओ बच्चों तुम जाके राज करो। फिर जब बच्चों ने बिल्कुल पूरे देश की लंका लगा दी, तब कहा चलो बेटो अब तुम्हारा काम खत्म, अब हमारा राज शुरू होता है। तो बस वही किया है। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव की क्यों नियुक्ति की गई है? भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत अपने संसद के लिए नहीं, ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी होता था। देख रहे हो किस प्रकार कब्जा कर रखा है। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अब ये 1861 में आ गए। फिर इन्होंने 1861 का भारत परिषद अधिनियम चालू किया। इस अधिनियम की विशेषताएं पढ़ते हैं क्या है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था।
देखिए 1861 के जो 5 विशेषताएं हैं, बस ये आप सभी लोग को बिल्कुल रट लेनी है। ये गवर्नर जनरल से ही सारी रिलेटेड है, जो वो कहता था बस वही होती थी सारी बातें। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन तीन भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव का विधान परिषद में मनोनीत किया। फिर पढ़ेंगे 1873 ईस्वी का अधिनियम। अब इसमें क्या होता है, 1873 ईस्वी में ये पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, क्योंकि जब सब उसी के ब्रिटिश के हाथ में है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या ही वो बनता है रोल। इसको सब खत्म करके पूरा भारत को ही लूटो और अपना राज चलाओ। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य को नियुक्त कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। मतलब अब 28 अप्रैल 1876 से पूरी तरह रानी हो गई हैं, मतलब हम सभी लोग हो चुके हैं गुलाम। अब भारतीय जितने भी हैं सारे हो चुके हैं 1876 28 अप्रैल से गुलाम, क्योंकि इस देश का कुछ भी अब किसी के हाथ में नहीं है, सब महारानी विक्टोरिया के हाथों में है, जो कि ब्रिटिश की रानी है। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, ठीक है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का वो किया गया उपबंध। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट और वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। मतलब वोट वगैरह दे सकते हैं आप सभी लोग, प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं, ये सब दिया गया है, ठीक है। इसको दिया गया है प्रांतीय विधान परिषदों को, और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, ये नीचे का आप सभी लोगों को दिख नहीं रहा होगा और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। प्रतिनिधित्व का मतलब समझ रहे हो ना, अलग से कोई उनका मालिक हो। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 की ये बात है। भारत में ब्रिटेन के संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ये सबसे कम समय में चलने वाला था। इसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, वहाँ से कल शुरू करेंगे, क्योंकि आज आप सभी लोगों को मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अब आप सभी लोग क्या करना है, ये सब एक बार फिर से 1 बार 2 बार 3 बार बुक से पढ़ लेना है, ठीक है। और नोट्स अगर बनाए हो तो नोट्स का रिवीजन ज़रूर कर लेना है और एक एक चीज़ों को एक बार रट लेना है जुबान पे, ठीक है। फिर आगे की बात कल करेंगे। देखिए इतना आसान नहीं है सब चीज़ें कि आप सभी लोगों को हलवा लग रही होंगी, लेकिन देखिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि हाँ 30 दिनों में कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन अगर आप सभी लोग साथ नहीं देंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब आपने सोचा कि क्लास कर लिया है, अब मैं पढ़ूँ ही ना, बंद करके रख दूँ, तो थोड़ा तो अपने तरफ से एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। बिना एफर्ट के सिलेक्शन नहीं होगा, तो थोड़ा अपने तरफ से पढ़ लीजिए। और हाँ एक बार मैं टाइमिंग बता देता हूँ सभी क्लास की। इतिहास की सुबह 8 बजे होगी क्लास, और जियोग्राफी की 10 बजे सुबह होगी,
और इकोनॉमिक्स की 6 बजे शाम को होगी, और रात में 8 बजे आप सभी लोगों को पॉलिटी संविधान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रखना चाह रहा हूँ, और बस हाँ, आपके लिए भी इतनी वीडियो है सफिशियंट है। इतना आप सभी लोग पढ़ो, इतना रटो, याद करो अच्छे से, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट में डाउट पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।